Namaskar, welcome to finance lecture. In the last video we discussed about the concept of capitalization and we also discussed overcapitalization and undercapitalization. But now in today's lecture we will discuss about the theories of capitalization. But before going into detail, I again raise the question, what is capitalization? आज हम दोबारा इस प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन है क्या? All the long-term needs of a business is capitalization. Total fund requirement for a business is capitalization. So how can we know, ये हम कैसे जानेंगे कि टोटल फंड किसी भी बिजनेस के लिए, किसी फर्म के लिए कितनी ज़रूरत है? तो इसके लिए दो थ्योरी है. एक थ्योरी है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और दूसरी थ्योरी है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. According to cost theory of capitalization, the total amount of capitalization is determined on the basis of financial requirement of a newly established business. Cost theory of capitalization के अनुसार जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूली established, जो नवीन स्थापित व्यवसाय के लिए यदि हम फंड कैलकुलेट करना चाहे कि कितना फंड चाहिए, किस टाइप की सिक्योरिटी की चाहिए, तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसमें कितने फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है, कितने वर्किंग कैपिटल चाहिए और कितने अदर एक्सपेंसेस बिसाइड्स दिस. सो वी कैन से दैट व्हेन ए न्यू बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड it requires investment in fixed assets, working capital and some expenses on the promotion and organization of the concern or business. Now the company would raise the capitalized amount by issuing shares, debentures, etc. That is long-term sources of finance. Now let us discuss the cost theory capitalization advantage and disadvantage. तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए काफ़ी उपयोगी है. और दूसरी बात कि जो भी न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के प्रोमोटर्स हैं उनको ये पता आसानी से चल जाता है कि कितना फंड चाहिए. लेकिन इस थ्योरी के कुछ कमियां भी हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि ये थ्योरी जो है वो कॉस्ट थ्योरी पर बेस्ड है और ये इग्नोर कर रहा है अर्निंग कैपेसिटी को. और दूसरी बात ये है कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है दैट इज हिस्टोरिकल कंसेप्ट. And another thing, it is not useful for existing business. यानी कि जो बिजनेस चल रहा है उसके लिए ये थ्योरी उतना उपयुक्त नहीं है और ये थ्योरी कीमत में उतार चढ़ाव को भी सम्मिलित नहीं कर रहा है. तो अभी हमने देखा कि कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में जो कैपिटलाइजेशन अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है इस बेसिस पर हमने डिटरमाइन किया. और कॉस्ट में हमने कौन कौन से कंपोनेंट लिए? 3 कंपोनेंट्स लिए. फिक्स्ड एसेट्स में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वॉल्व है और इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं. तो उसमें इन सारे कॉस्ट को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फंड रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए. अब हम आते हैं सेकेंड थ्योरी पर, दैट इज अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. According to this theory, capitalization of an enterprise depends upon 2 factors. First,
estimate of future earnings, and second, normal earning rate or capitalization rate. Let us discuss one by one. ये थ्योरी ये बताता है, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन ये बताता है कि जो कैपिटलाइजेशन है किसी भी एंटरप्राइज का वो दो बातों पर निर्भर करता है. सबसे पहली बात है कि एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, दूसरा नॉर्मल रेट, नॉर्मल अर्निंग रेट और कैपिटलाइजेशन रेट. तो अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग. इन केस ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंसर्न, future earnings are calculated on the basis of average of past earnings, because past earnings indicate as to what earnings are likely to accrue in the future. Earning theory of capitalization के अनुसार फ्यूचर अर्निंग का यदि हमें अनुमान लगाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पास्ट अर्निंग्स का एवरेज ले लें, क्योंकि पास्ट अर्निंग्स जो है वो फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में एक इंडिकेशन देता है कि कितना हो सकता है. इसलिए हम एवरेज ऑफ पास्ट अर्निंग के बेसिस पर टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट और कैपिटलाइजेशन और टोटल फंड रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं, क्योंकि उतना अर्निंग जनरेट करने के लिए हमें कितना फंड रिक्वायर्ड चाहिए. लेकिन ये जो बात थी वो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए था. लेकिन जब हम पास्ट अर्निंग्स का एवरेज निकालेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्लूड होना चाहिए. लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एबनॉर्मल इनकम को हम डिडक्ट कर देंगे उस साल के प्रॉफिट से. यदि उस साल कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसको ऐड कर देंगे उस साल के प्रॉफिट पर जिस साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन मान लिया जाए कि इनकम का राइजिंग ट्रेंड है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, वी शुड असाइन मोर वेट्स टू द प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर एंड वाइस वर्सा. हमें अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत फ्यूचर अर्निंग पता करने के लिए पास्ट अर्निंग लेते हैं, लेकिन जो अर्निंग होना चाहिए वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए. यदि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को उस साल जिस साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस साल का नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट. यदि लॉस होता है तो उस लॉस को हम ऐड बैक कर देंगे. ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल जाए. लेकिन यदि इनकम का राइजिंग ट्रेंड है तो जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसमें हमें ज़्यादा वेट देना चाहिए और जो पास्ट ईयर्स है उसमें हमें वेट कम असाइन करना चाहिए. मान लेते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड है तो निश्चित रूप से लेटेस्ट ईयर में हमें कम वेट असाइन करना चाहिए प्रॉफिट की. अब हम चर्चा ये करते हैं कि इस्टेब्लिश्ड बिजनेस ना हो, यदि न्यू बिजनेस है तो हम कैसे अर्निंग का एस्टिमेशन करेंगे. सो इन केस ऑफ न्यू कंसर्न और न्यू बिजनेस, income is estimated on the basis of sales estimates and cost will be determined on the basis of operating cost. उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स डिसाइड किया है उन दोनों के बीच हम एक कंपैरिजन करेंगे. जब तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो फिर उसके बाद टोटल फंड रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू बिजनेस हमें पता चल जाएगा एंड देयरफॉर वी कैन डिटरमाइन द कैपिटलाइजेशन अमाउंट. दूसरी बात यह है कि अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में पहली बात तो ये थी कि फ्यूचर अर्निंग का हम पता कैसे करें. दूसरी बात यह है कि नॉर्मल अर्निंग रेट्स से भी हम निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन अमाउंट, या कैपिटलाइजेशन रेट से भी हम निकाल सकते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट. जरा समझते हैं कि नॉर्मल अर्निंग रेट क्या है. नॉर्मल अर्निंग रेट मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न विच इज एसेंशियल टू बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स टू अट्रैक्ट देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द एंटरप्राइज. नॉर्मल अर्निंग रेट का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करने के लिए
कितना उनको रिटर्न दे, और वही रिटर्न क्या होगा, नॉर्मल अर्निंग रेट। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ सर्टेन बिजनेस। तो एक नॉर्मल रेट जिसको हम नॉर्मल अर्निंग रेट और कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। अब जो हमने रेट डिसाइड किया है, उस रेट का हम तुलनात्मक अध्ययन एक दूसरे फर्म से करेंगे उसी इंडस्ट्री का, एंड देन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। हो सकता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रेट डिफर करे, बट एक इंडस्ट्री में एक रेट, एक कॉमन रेट हम लेंगे। सो द रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट अर्न्ड बाय अदर कंपनीज इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि दूसरी बिजनेस है तो उसमें जो एक नॉर्मल अर्निंग रेट है उसको भी हम एक तरह से एडॉप्ट कर सकते हैं while deciding the normal earning rate और capitalization rate। तो जो सेकेंड थ्योरी थी, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, it says that the capitalization depends upon two things: estimation of future earnings and second, normal earning rate। अब हम जरा बात करते हैं कि अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मेथड एक लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? बिकॉज इट कोरिलेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन डायरेक्टली विथ इट्स अर्निंग कैपेसिटी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एक ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन और अर्निंग कैपेसिटी के बीच, जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक सह संबंध स्थापित करता है, कोरिलेट करता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि फ्यूचर का हमें पता नहीं, लेकिन हमें फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करना है। तो फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। और दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल अर्निंग रेट है, इसका पता लगाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी की अपनी अर्निंग नॉर्मल अर्निंग रेट नहीं है, तो एक दूसरी कंपनी के बेसिस पर विद इन द सेम इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म है उसके नॉर्मल अर्निंग रेट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, या हम ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम रेट कितना है, या ऐसा रेट जो इन्वेस्टर्स को रिक्वायर्ड है टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। सो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क टू डिटरमाइन द नॉर्मल रेट और द कैपिटलाइजेशन रेट। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि कैपिटलाइजेशन के दो थ्योरी होते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो जनरली देखा जाए तो वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए होता है। और दूसरा हमने बात किया अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसमें ज़्यादा लॉजिकल तो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, बट हम न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए भी हम कैपिटलाइज्ड अमाउंट पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।